ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी मिलने के बाद 58.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा लाभ। पीएम वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क किए जाएंगे स्थापित। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनिर्मित कोइलवर पुल का करेंगे उद्घाटन। दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना हो जाएगा आसान। दरभंगा के बड़ा बाजार में एक आभूषण दुकान से 7 करोड़ रुपए के जेवरात की हुई लूट के मामले में एसआईटी का किया गया गठन। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी। और पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने कहा अगले 48 घंटों तक कोहरे से राहत नहीं। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी मिलने के बाद 58,50,000 से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ये जानकारी दी। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। श्री गंगवार ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी देगी। सरकार 1,000 कर्मचारियों की संख्या वाले प्रतिष्ठानों के नए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के 12% के अंशदान के साथ साथ कर्मचारियों के हिस्से के 12% का भी भुगतान करेगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नंबर से जुड़े भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करेगा। वहीं केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से बिना लाइसेंस शुल्क के सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये कोई पार्सल की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ये कोई छोटा सा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है। हमारे लगभग 4.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है जो गांव में, छोटे शहरों में डिजिटल सेवाएं देते हैं। वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। वाईफाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे। मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम वाणी योजना प्रौद्योगिकी जगत में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सिद्ध होगी, जिससे देश भर में वाईफाई की पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सुधार होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार और जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और कृषि सहकारी विपणन समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा।
एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसानों की जमीन नहीं छीन सकता है और न ही फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्तन कर सकता है। श्री तोमर ने यह भी कहा कि कोई भी ठेकेदार पूरा भुगतान किए बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों के तहत किसान फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि फसलों के खरीदारों को समय पर भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कृषि मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और यह संभवतः अंतिम दौर में है। सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या की हल होने की दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनिर्मित कोइलवर पुल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, जनरल वी.के. सिंह और अश्विनी कुमार चौबे सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित रहेंगे। 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबे इस पुल के निर्माण पर 266 करोड़ रुपए की लागत आई है। नए पुल पर आवागमन शुरू हो जाने से दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क सुगम हो जाएगा। वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते बिहार का देश के अन्य हिस्सों से जुड़ाव होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दुकान से 7 करोड़ रुपए से अधिक की आभूषण लूट की हुई घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि एसआईटी की 3 टीमें अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स और सीआईडी की टीमें भी मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर 2 दिनों में तापमान में लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर भी लगातार घटता जा रहा है। घने कोहरे और धुंध के कारण विमान, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। दृश्यता में कमी आने से कल पटना हवाई अड्डे से 30 विमान अपने निर्धारित समय से देरी से उड़े। 1 विमान को रद्द कर दिया गया, जबकि 4 अन्य विमान को डायवर्ट किया गया। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.33% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 3% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 707 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,34,498 हो गई है। इसी अवधि में 3 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,303 हो गया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 5,137 है। नई दिल्ली स्थित पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।
थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, मास्क पहन के रखना बीमार व्यक्ति को भी और दूसरे लोगों को भी। तीसरा, खुले हवा का प्रसार होना बिल्कुल आवश्यक है। हाथ बार बार साबुन से साफ करना आवश्यक है। और आखिरी चीज है, पौष्टिक आहार खाइए, बीमार व्यक्ति को भी खिलाइए और आप भी खाइए। ताजा फल, सब्जी और बादाम वगैरह, उनसे भी काफी आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू राजस्व वसूली और परिमार्जन जैसे मामलों के निष्पादन समय में 14 दिनों की बढ़ोतरी की है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब 21 दिन की जगह 35 दिनों में ऐसे मामलों का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आयोजन अपने निर्धारित तिथि से करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर नए सिरे से काम करने की आवश्यकता जताई गई थी। आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर से निर्धारित की है। सृजन घोटाले के 3 मुख्य आरोपियों अमित कुमार, रजनी प्रिया और विपिन कुमार की भागलपुर के जगदीशपुर, नाथनगर और सबौर अंचल स्थित 2 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों को आज जब्त किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने 3 टीमों का गठन किया है। सीबीआई की अदालत के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में कल 21 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब तक 125 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 8 प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। गया स्थित हवाई अड्डे के पास एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गये। कुख्यात संतोष झा हत्याकांड में शामिल शकील को मोतिहारी से पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के नरहट प्रखंड के खनवा पंचायत को बिहार का पहला सुकन्या पंचायत होने का गौरव हासिल हुआ है। इस पंचायत की सभी बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला जा चुका है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जिस थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ा उसके अधिकारियों पर हो कड़ी कार्रवाई। हिन्दुस्तान ने राजस्व सुधार मंत्री राम सूरत कुमार के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचार विभाग के लिए कोढ़ बना। दैनिक जागरण ने लिखा है, किसान संगठन समाधान के बावजूद अड़े। प्रभात खबर की सुर्खी है, अगले 48 घंटे और कोहरे में डूबा रहेगा बिहार, 13 दिसंबर को हो सकती है बारिश। दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रख्यात कवि और पत्रकार मंगलेश डबराल के निधन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी मिलने के बाद 58 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा लाभ। पीएम वाणी योजना के तहत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क किए जाएंगे स्थापित। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनिर्मित कोइलवर पुल का करेंगे उद्घाटन। दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना हो जाएगा आसान। दरभंगा के बड़ा बाजार में एक आभूषण दुकान से 7 करोड़ रुपए के जेवरात की हुई लूट के मामले में एसआईटी का किया गया गठन। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी। और पूरा प्रदेश घने कोहरे और ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने कहा, अगले 48 घंटों तक कोहरे से राहत नहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।